अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आई हूँ और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। हमारी इस वीडियो का इस टॉपिक का जो एजेंडा है वो हम देखेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती क्या हैं। उसके बाद हम पेरेंटिंग स्टाइल्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, कौन कौन से पेरेंट्स कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ करके किस तरह बच्चे को जो है वो उनकी परवरिश करते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं जो बेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए सबसे पहले तो अगर आम ज़बान में यानी एक लेमन टर्म में अंडरस्टैंड करें कि चाइल्ड रेयरिंग क्या चीज़ है, ये चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस क्या चीज़ है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि पेरेंट्स के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश किस तरह करनी है, उस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग चाइल्ड रेयरिंग का नाम देते हैं। जिसमें हम लोग ये इस प्रोसेस के अंदर हम लोग फिगर आउट करते हैं कि आया पेरेंट्स जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, लिबरल हैं, परमिसिव हैं, अथॉरिटेटिव हैं, प्यूनिटिव हैं या नॉन प्यूनिटिव हैं अपने बच्चे के लिहाज से। और उसके बाद ये चीज़ जो है कि पेरेंट्स का लिबरल होना, कंजर्वेटिव होना, परमिसिव होना, अथॉरिटेटिव होना, ये बच्चे की आगे फर्दर जो है उसके फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है बच्चे के बिहेवियर के अंदर और हमारे एंड रिजल्ट्स जो हम अचीव करना चाह रहे हैं अपने बच्चे की को जिस तरह परवरिश उसकी करना चाह रहे हैं, अगर उसी तरह हम वही रिजल्ट्स लाना चाहते हैं तो उसके अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट है, माँ बाप का बच्चों से कम्युनिकेट करना, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसी चीज़ से सीख रहे होते हैं। अगर बात की जाए तो चाइल्डहुड स्टेज एक ऐसी स्टेज है पूरे इंसान की ज़िंदगी में जिसमें इंसान सीख रहा होता है, बढ़ रहा होता है, डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है। वो हर छोटी से छोटी चीज़ वो अपने बचपन से सीखता आता है। जैसे वो बचपन में सीख लेता है कि खाने से पहले हाथ धोने हैं और वो चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाती है और वो फिर उसकी पूरी लाइफ उसके साथ चलती है ये चीज़ जो है। उसके बाद अगर हम बात करें पेरेंटिंग स्टाइल्स की तो साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी रिसर्चेज में बहुत सारे पेरेंटिंग स्टाइल्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। लेकिन चार पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, फिर हमारे पास आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, फिर आता है हमारे पास परमिसिव पेरेंटिंग और उसके बाद हमारे पास आता है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कि ये किस टाइप की पेरेंटिंग है, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है और उस रोल से बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, एक इनफ्लेक्सिबल होते हैं। वो अनबेंडिंग उनके अंदर एक पर्सनालिटी होती है, यानी वो कहते हैं बस जो हमने कह दिया, जो हमने कह दिया बच्चे को, बस वही उसने करना है। वो बच्चे के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का कंट्रोल होता है। वो बच्चे को कभी अलाउ ही नहीं करते कि वो अपने डिसीजंस खुद लें। वो कहते हैं हमारे हाथ में हर चीज़ के, बच्चे ने क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के रूल सेट कर देते हैं बच्चों के लिए और ना तो उनको उन रूल्स के बारे में बताते हैं कि ये किस वजह से सेट किए गए हैं और ना ही उनके उनके साथ डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा हार्श एक्शंस जो है ना वो बच्चे के साथ जो हैं वो शो करते हैं। जैसे अगर बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया या कोई गलत कोई बिहेवियर शो किया तो वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव वे में, एक हार्श वे में बच्चे के साथ जो है ना वो डील करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बच्चे के अंदर इमोशनल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये पेरेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रूल्स बना देते हैं और वो रूल्स बच्चे के ऊपर इम्पोज कर देते हैं। कोई रीज़न नहीं देते हैं बच्चे को कि ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं या उसने क्यों ये रूल्स फॉलो करने हैं। ये रूल्स उसके ऊपर इम्पोज करके फिर उसको ये भी कहा जाता है कि अगर वो ये रूल ब्रेक करेगा तो उसको इसके जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे बच्चे को। जो बच्चे अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के अंडर ग्रो अप होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है खुद को एक्सप्रेस करने में। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो कोई अपने आप को स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं क्योंकि शुरू दिन से ही वो अपने पेरेंट्स के डायरेक्शन पे चलते आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो खुद से जो है वो कोई जो है वो शो नहीं कर पाते हैं अपना कि उन्होंने क्या एक्सप्रेस करना है, उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है।
और उनको जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के अंडर जो बच्चे ग्रो अप करते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है सोशलाइज करने में। वो लोगों से सोशलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि शुरू दिन से ही तो वो एक अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए उनके अंदर ये एबिलिटी होती नहीं कि वो खुद जाके किसी से सोशलाइज करें। ट्रस्ट इश्यूज उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली होते हैं अपने अपने पीयर्स के साथ। अगर इनकी बात करें अपने दोस्तों के साथ, इनका कोई जो रिलेशनशिप का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली अब नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली होता है। और ये ग्रुप टास्क जो होते हैं बच्चों, जो ग्रुप टास्क अगर इन बच्चों को दिए जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। ये ग्रुप टास्क अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इस तरह के बच्चे जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के अंदर ग्रो अप हो रहे होते हैं। अगर हम देखें तो अब ये पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली क्या है, पेरेंट्स ओवरली बहुत ज़्यादा ओवरली स्ट्रिक्ट हैं, बच्चे को रिस्पॉन्सिव नहीं है, लीस्ट रिस्पॉन्सिव है, बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बस कह रहे हैं जो हमने कहा है बच्चा वो करे। बहुत ज़्यादा बच्चे से डिमांड की जा रही है इस रिलेशनशिप में कि जो कुछ भी है बच्चे से डिमांडिंग सिचुएशन है कि पेरेंट्स करें हर चीज़ बच्चा जो है वो करे, ये भी करके दे, ये भी करके दे, ये भी करके दे, हर चीज़ से बच्चे से डिमांड की जा रही है हर चीज़ की। और उसको कोई फ्रीडम नहीं दिया जा रहा कि वो खुद से चूज करे या खुद से डिसीजन ले अपनी लाइफ में। तो एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप है बच्चे और पेरेंट के दरमियान जो है ना। अब इससे बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आता है कि बच्चे ये चीज बच्चे को बहुत ज्यादा फियरफुल बना देती है। ऑब्वियसली जब वो कोई चीज चूज ही नहीं कर पाता, अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता, तो जब नेक्स्ट फर्दर जाके उसको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन या कोई चीज लेनी पड़ती है तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देती है बच्चे को। क्योंकि अब एक सेट ऑफ रूल्स आपके ऊपर सेट कर दिए जाएं, एक तत्था आपके ऊपर रूल्स का बना दिया जाए कि आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं और अगर आप ये रूल तोड़ेंगे तो आपको जो है वो सख्त 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 सजा दी जाएगी। तो ऑब्वियसली वो ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो है वो एग्रेसिवनेस को लेकर आएगी। उसके बाद बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो लो जो है वो हो जाती है। इसमें बच्चे को खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मैं कोई काम कर सकता हूँ। वो हमेशा यही सोचता है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इससे उसकी सेल्फ एस्टीम लो रहती है और बच्चे बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं इस तरह के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी जो नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ये पेरेंट्स किस तरह के होते हैं? अब जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा काइंड और लविंग होते हैं, अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा प्यार 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 से अपने बच्चों को डील करते हैं। ये रूल्स तो सेट करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन उनको उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाते कि उन्होंने लाजमीन रूल्स को फॉलो करना है। एक लीनियंट वे में अपने बच्चे को लेके चलते हैं और एक लीनियंट वे से जो है वो कहते हैं कि बच्चे ने रूल्स फॉलो किए तो ठीक है, अगर नहीं भी कर सका तो कोई उसके लिए सख्त सजा नहीं है, उसको समझाते हैं कि ये चीज़ इस तरह है और इस तरह करनी है। ये पेरेंट्स ना तो बहुत ज़्यादा ओवरली स्ट्रिक्ट होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर इंडल्ज्ड होते हैं। इन्होंने ना एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ होता है दोनों चीज़ों के बीच में। यानी कुछ सिचुएशंस में जहाँ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है वहाँ स्ट्रिक्टनेस भी शो करते हैं, और जहाँ पे बच्चे के साथ इंडल्ज होना पड़ता है वहाँ पे इंडल्ज भी होते हैं। और यही बैलेंस जो है ये बैलेंस जो ये लोग क्रिएट करते हैं बच्चे के अंदर, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ भी रिलेट कर रहा होता है। ये पेरेंट्स बैलेंस बना के रखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। जैसे हमने पीछे बात की कि जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, वो अपने बच्चों से हर तरह की एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं कि वो रूल्स को भी फॉलो करें, वो अचीवमेंट्स भी लेके आए, वो एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो जो है एक्सपेक्टेशंस के बीच में भी बैलेंस लेके चलते हैं। ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे से रखते हैं, ना ही बहुत कम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एक नॉर्मल सी एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान। ये पेरेंट्स अपने बच्चे को एक फ्री हैंड दे रहे होते हैं, एक फ्रीडम दे रहे होते हैं कि वो अपने डिसीजंस ले सकता है, किस तरह उसने अपने लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। इन्होंने फ्री चॉइस दी होती है अपने बच्चों को। और ये अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं ये अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। जैसे जैसे बच्चा इनका बड़ा हो रहा होता है, ये अपने बच्चे को एक एक करेज इनकरेज कर रहे होते हैं कि अगर वो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको देते हैं, अगर वो बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो उसको इनकरेज करते हैं, जिससे उसके अंदर उसका ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला जो बिहेवियर होता है वो मज़ीद स्ट्रेंथन होता जाता है और मज़ीद आगे वो अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना सीखता है और उनको अच्छे से निभाना जानता है। और ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों की नीड्स को
बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। उनको पता होता है कि उनके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमने किस टाइम पे उनकी कौन सी नीड को किस तरह पूरा करना है, किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। ये सब चीज़ें अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो हैं उन पर फोकस कर रहे होते हैं। इन्होंने अपने बच्चों के लिए एक एक रूल्स और एक गाइडलाइन सेट की होती हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होती हैं और उनके बिहाइंड एक रीज़न होती है। और इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती कि उनके ऊपर रूल्स को इम्पोज नहीं किया जाता है। उनको बताया जाता है रीजन के साथ कि ये रूल है, इसके बिहाइंड ये रीजन है, इसलिए हमने इस रूल को फॉलो करना है। और जब बच्चे को रीजन पता होती है तो वो इजीली उस रूल के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेता है, उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। और अगर कभी बच्चा वो रूल ब्रेक कर देता है तो उसको कोई हार्श या कॉन्सिक्वेंसेज नहीं फेस करने पड़ते कि कोई उसको जैसे थप्पड़ मारे जाएंगे या उसको मारा जाएगा। इस तरह के कोई कॉन्सिक्वेंसेज, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, थोड़ा सा डांट दिया बच्चे को, प्यार से समझा दिया कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, इस तरह करते हैं, ये रूल इसलिए सेट किया गया था, ये आपके भलाई के लिए है। इस तरह करके बच्चों को समझाया जाता है और एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ उसको डील किया जाता है। उसको कोई रियल हार्म नहीं पहुंचाया जाता है या कोई उसको हार्श कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने दिए जाते। अब इस सारी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग हमने देखी कि पेरेंट्स किस तरह के होते हैं, वो किस तरह अपने बच्चे को डील करते हैं। अब इससे बच्चे के अंदर क्या चीज़ आ रही होती है कि बच्चा इंडिपेंडेंट होता है। हमने जैसे पहले भी बात की कि बच्चा को वो पेरेंट्स इंकरेज कर रहे होते हैं कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है, आगे लाइफ में जब जाता है तो उसको पता होता है कि उसने इंडिपेंडेंटली किस तरह अपनी लाइफ की सिचुएशन के साथ डील करना है। सोशली ये बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर सकते हैं, और वो कॉन्फिडेंस इनको जो है वो कॉम्पिटेंट बनाता है। और ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस इनके अंदर होती है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। ये चीज़ इन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। अब अगर इसी तरह हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो ये पेरेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं। यानी एक बच्चा अगर कोई बात बता रहा है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो अपनी बात उसके ऊपर नहीं थोप रहे हैं। दूसरा, ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, यानी एक लविंग सा, एक काइंड सा रिलेशनशिप होता है बच्चे के साथ। बहुत ज़्यादा असर्टिव होते हैं अपने बच्चे के साथ, यानी एक प्यारा रिलेशनशिप होता है, नॉन स्ट्रिक्टिव होते हैं। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है इस पेरेंटिंग स्टाइल से, यानी पेरेंट्स कुछ बातें पेरेंट्स बच्चे को कर रहे होते हैं और बच्चा उसका रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, और कुछ बातें बच्चा कर रहा होता है और पेरेंट्स उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। रेसिप्रोकल यानी टू वे रिलेशनशिप होता है, दोनों तरफ से मेंटेन करके रिलेशनशिप चल रहा होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चे की तरफ से भी। यही नहीं कि सिर्फ एक साइड डोमिनेंट होती है, दोनों साइडों की तरफ से बैलेंस चल रहा होता है। अब इससे क्या होता है कि बच्चा हैप्पी रहता है, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव हैं, उसको उसकी नीड्स पूरी कर रहे हैं टाइम पे, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि उसके जो उसने रूल्स फॉलो करने हैं उसके ऊपर उसको इनकरेज किया जाता है। अगर वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शो करता है अपनी लाइफ में, अपने कोई डिसीजंस लेता है, उस चीज़ को उसको इनकरेज किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसको बच्चों को हैप्पी रखती हैं। इस तरह के बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, आगे अपनी लाइफ में जाके बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हैं, क्योंकि शुरू से उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना है। ये चीज़ उनको मेच्योर और कॉन्फिडेंट बनाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है हमारी परमिसिव पेरेंटिंग। अब ये किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को, यानी बहुत ज़्यादा पेलेंटी ऑफ लव अपने बच्चे को शो करवाते हैं, वार्म शो करवाते हैं, और कोई लिमिट्स नहीं सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए। यानी बस जो बच्चा कर रहा है ठीक है, जो बच्चा कह रहा है ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं अपने बच्चों के अंदर, और उनको उनके ऊपर कुछ भी नहीं इम्पोज करते हैं, और बस कहते हैं जो बच्चे की विल है, जो बच्चे की ख्वाहिश है, उसको पूरा कर दिया जाए। कोई रूल्स, कोई कॉन्सिक्वेंसेज ये पेरेंट्स सेट नहीं करते हैं। इस तरह के बच्चे जो है वो ईगोसेंट्रिक बन जाते हैं और उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। ईगोसेंट्रिक क्या, बस उनकी चीज होती है कि वो उनकी चीज उनके ईगो के गिर्द ही घूम रही होती है, जहां से उनकी ईगो के खिलाफ कोई बात होगी वहां पे वो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, बस उनको होता है कि जो हमने कह दिया वही चीज पूरी की जाए। बहुत ये बच्चे बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि शुरू से ही उनके पेरेंट्स उनकी बात मानते आ रहे होते हैं, और जो बच्चा कह देता है उसके ऊपर उसके पेरेंट आमीन कह देते हैं। तो ये चीज़ उस बच्चे को इम्पल्सिव और फ्रस्ट्रेटेड बना देती है कि जहाँ पे उसकी बात से निगोशिएट किया जाता है वहाँ पे वो बच्चा अपने बिहेवियर में फ्रस्ट्रेशन शो कर देता है। उसके अलावा ये बच्चा किसी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कभी उसने मोल्ड होना सीखा ही नहीं। शुरू दिन से उसकी एक्सपेक्टेशंस उसके पेरेंट्स पूरे करते आ रहे हैं।
यानी इन पेरेंट्स ने कोई रूल नहीं सेट करना, कोई बच्चे के साथ जो है कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, बच्चा अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। एक ओवर लविंग इन्वायरमेंट बच्चे के साथ रखा हुआ है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चे किसी के घर जाते हैं, बच्चा उदम बुदम इतनी जो है वो तबाही मचा रहा होता है, चीजें उठा के इधर रख उधर रख, लेकिन वो पेरेंट्स एक भी दफा अपने बच्चे को बोल के नहीं कहते हैं कि हाँ भाई आप टिक के बैठ जाओ, या इस तरह नहीं करते हैं। कोई चीज़ टूट जाएगी, टूट के आपको लग सकती है, आपको फिजिकली कोई इंजरी आ सकती है या कोई नुकसान हो सकता है कोई चीज़ टूट के। इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो है बच्चे को उन्होंने फ्री हैंड दिया होता है कि बच्चा जो चाह रहा है वो करे, कोई लिमिट सेट नहीं उन्होंने की हुई होती। अब इनका क्या स्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा इंडल्जेंट होते हैं, जैसे हमने बात की, बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं बच्चे के लिहाज से कि बच्चे ने जो कह दिया बस उसको पूरा कर दिया और उससे कोई डिमांड नहीं करते हैं। इंडल्जेंट एक रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स की साइड की तरफ से। अभी क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर देती है ये चीज़, बच्चे को बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बना देती है। बच्चे को पता है कि उसकी हर डिमांड तो पूरी करनी है उसके पेरेंट्स ने, इसलिए वो हर चीज़ पे अपनी डिमांड शो करने लग जाता है। एक सेल्फ इन्वॉल्व जो है पर्सनैलिटी क्रिएट कर देती है, और ये बच्चे बिल्कुल एमलेस होते हैं। इनके कोई एम्स ही नहीं होते, कोई एम ये क्योंकि ये एम्स बनाते ही नहीं है। इनको पता है कि हमने एक बात कह देनी है वो अचीव हो जानी है, हमारे पेरेंट्स ने हमें पूरी कर देनी है, इसलिए उनको एम्स बनाना ही नहीं पड़ते और ना ही वो बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की बात की जाए तो ये किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल है, इसके अंदर भी रूल्स नहीं सेट किए जाते बच्चों के लिए, और बहुत थोड़ा रिस्पॉन्स शो करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की नीड्स के टुवर्ड। और लाइक एक अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग जैसे हम ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कि पेरेंट्स अपने अपने कामों में मसरूफ हैं और बच्चे को कोई अटेंशन नहीं दी जा रही। उसके नाम से पता चल रहा है अनइन्वॉल्व मीन पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं है बच्चे के साथ। उनको पता ही नहीं है कि हमने बच्चों को किस तरह कौन से रूल्स बच्चे के लिए सेट करने हैं, हमने किस तरह बच्चों की नीड को रिस्पॉन्ड करना है। एक एक रिलेशनशिप नहीं डेवलप है बच्चे और पेरेंट्स के अंदर, इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। अब जो बच्चे इस तरह के पेरेंट्स के अंडर ग्रो अप होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लैकिंग उनके अंदर आ रही होती है। पेरेंट्स बच्चे के सबसे करीब कौन होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं। अब एक पेरेंट्स ही उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो एक टाइम आता है वो बच्चा एक्सप्रेस करना छोड़ देता है, और जब वो बच्चा एक्सप्रेस करना छोड़ देता है तो उसके अंदर इमोशनल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। इमोशनली वो बहुत ज़्यादा लो रहना शुरू कर देता है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाती है, एवरेज भी नहीं होती, पुअर होती है इस तरह के बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, हम पढ़ें ना पढ़ें उनको इस चीज़ से कोई वो नहीं होता, इसलिए उनके एकेडमिक ग्रेड्स होते हैं वो लो चले जाते हैं और उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी जो होता है वो लो होता है। ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं अपने बच्चों से, एक निग्लेक्टफुल एनवायरनमेंट होता है, यानी बच्चे जो कर रहे हैं बस ठीक है, पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता है, एक लेस डिमांडिंग एनवायरनमेंट होता है कि वो कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे। पेरेंट्स कुछ अपने बच्चे से डिमांड नहीं करे कि हाँ ये अचीव करके दो, हमें ये अचीव करके दो। तो इस तरह की पेरेंटिंग से जो बच्चे और पेरेंट का रिलेशनशिप डेवलप होता है वो एक रिजेक्टेड रिलेशनशिप होता है, यानी बहुत ज़्यादा हाँ, बच्चा भी रिजेक्टेड फील कर रहा होता है क्योंकि पेरेंट्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। अब इससे बच्चे के अंदर क्या इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रूड फील करता है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस और क्लिंगी रहता है, यानी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स कभी कभी जो है वो बच्चा शो करता है, इरिटेबल जो है वो रहता है। ये सारे इफेक्ट्स जो है ये उस पेरेंटिंग की वजह से बच्चे के अंदर आ रहे होते हैं। अगर अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कन्फ्लिक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल से होते हैं। लाइक जो मदर है वो अथॉरिटेटिव है और जो फादर हैं वो परमिसिव हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल जब आ जाता है ना तो उससे क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे होते हैं बच्चे के अंदर। सबसे पहले तो बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होता है, क्योंकि वो मदर अपने रूल्स अपने सेट कर रही होती है और जो फादर हैं वो ओवरली प्रोटेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है, बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो किस चीज़ को फॉलो करे, वो मदर जो बता रही है उसको फॉलो करे, फादर जो बता रहे हैं उसको फॉलो करे।
सेकेंडली इसके अंदर जो नेगेटिव इफेक्ट आता है, ये क्या होता है कि बच्चा किसी एक पेरेंट की तरफ चला जाता है, क्लिंग कर जाता है और दूसरे को डीवैल्यू करना शुरू कर देता है। लाइक अगर मदर जो है वो परमिसिव है, सॉरी फादर जो है वो परमिसिव है, तो वो बच्चा फादर से के साथ अटैच हो जाएगा जाके। और मदर जो है वो अथॉरिटेरियन है, तो वो मदर के को डीवैल्यू करना शुरू कर देगा। ये एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। फिर थर्ड ये चीज जो है बच्चे को डिप्रेशन और सेंस ऑफ गिल्ट की तरफ लीड करती है। अब ऑब्वियसली उसको जब हर टाइम कंफ्यूजन रहेगी कि उसने किस चीज़ को फॉलो करना है, तो वो हर टाइम उस चीज़ से निकल ही नहीं पाएगा, तो वो चीज़ उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी। और जब वो डीवैल्यू करेगा अपने किसी एक पेरेंट्स को, तो फिर उसके अंदर सेंस ऑफ गिल्ट रहेगा कि उसने गलत किया है जो है आगे अपने पेरेंट्स के साथ। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट क्यों होते हैं पेरेंट्स के अंदर। सबसे पहले तो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है कि पेरेंट जो मदर हैं वो लोअर क्लास से हैं और जो फादर हैं वो अपर क्लास से हैं, तो इसलिए वो परमिसिव स्टाइल शो कर रहे हैं, और मदर जो है वो एक अथॉरिटेरियन स्टाइल शो कर रही हैं। इसलिए इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो रोल प्ले कर रहा है। फिर पर्सनैलिटी हो सकती है, पेरेंट्स की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वो डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स जो है वो शो कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी। अगर मदर की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा लीनियंट है, तो हो सकता है वो लीनियंट पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ करें, और फादर बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो स्ट्रिक्ट हैं, तो वो हो सकता है स्ट्रिक्ट वाला पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ करें। तो एक पर्सनैलिटी भी इंसान की जो है वो भी डिसाइड करती है कि उसने कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, और दोनों की अगर अलग अलग पर्सनैलिटी है, तो दोनों अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। फिर पेरेंटल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका पेरेंटल बैकग्राउंड किस तरह का है। पेरेंटल बैकग्राउंड डिसाइड करता है बेसिकली कि आपने कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, और अगर इसी तरह बैकग्राउंड डिफरेंट है मदर और पेरेंट का, तो वो डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स के को चूज़ करेंगे, और आगे जाके फिर बच्चों पे डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। कल्चर की बात कर सकते हैं। लाइक अगर हम एशियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो अगर एक मदर एशियन कल्चर की है और उसकी शादी कहीं बाहर हो गई है, या एक फादर कहीं बाहर जो है अफ्रीकन कल्चर के हैं और उनकी शादी इधर एशियन कल्चर के हैं, यानी ऑपोजिट कल्चर से हो जाते हैं दोनों पार्टनर्स जो हैं, तो उनको उनके अंदर भी पेरेंटिंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एशियन कल्चर में ज़्यादातर जो है वो देखा जाए तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग यूज़ की जाती है, बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाता है, उनको रूल सेट करके दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज़ की, जो है जैसे यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा हो गया, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग नहीं यूज़ की जाती है। वहाँ पे परमिसिव पेरेंटिंग के साथ बच्चों को डील किया जाता है, यानी या परमिसिव पेरेंटिंग के साथ, या फिर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के साथ, जिसमें बैलेंस होता है। ज़्यादातर बैलेंस जो वाली पेरेंटिंग है ना, वो यूज़ की जाती है। बच्चों को रिस्पॉन्ड भी किया जाता है, रूल्स भी सेट किए जाते हैं, जहाँ वो रूल ब्रेक करता है उसको प्यार से समझाया जाता है, तो हार्श इम्पोज नहीं किए जाते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए ये कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह के हैं। अब एक डिफरेंट कल्चर से अगर पेरेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, तो ऑब्वियसली उनके पेरेंटिंग स्टाइल्स भी डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। फिर लास्टली एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक एजुकेटेड इंसान जो है, उसको पता होगा कि उसने अपने बच्चे की परवरिश किस तरह करनी है, और किस तरह उसको डील करना है और उसको लेकर चलना है। क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चे को जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा परमिसिव वे में लेके जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में लेके जाएगा। वो एक नॉर्मल वे में, एक बैलेंस्ड वे में अपने बच्चे को लेकर जाएगा। और एक अनएजुकेटेड इंसान जो है वो तो फिर यही तरीका अपनाएगा कि बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो मारपीट से उसको डील किया जाएगा। इसलिए ये 5 फैक्टर्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जिनकी वजह से पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। आगे अगर बात की जाए तो हमारे पास आती हैं बेस्ट चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, के बच्चे की परवरिश के लिए, अच्छी परवरिश के लिए हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ला सकते हैं अपनी लाइफ में, और उनसे हम बेहतर बना सकते हैं अपनी लाइफ जो है। और ये चीज़ें जो हैं ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। सबसे पहले तो है बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व होना, गेट इन्वॉल्व इन योर चाइल्ड लाइफ। ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट टिप है बच्चे की परवरिश के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट और सक्सेसफुल जो है ना, वो चाइल्ड रेयरिंग फाउंडेशन है एक चाइल्ड रेयरिंग की, कि अगर हम बच्चे की लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो एक सक्सेसफुल जो है वो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस जो है वो के साथ बच्चा जो है वो आगे फर्दर ग्रो अप करेगा। ये इजी नहीं है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्क रिक्वायर होता है पेरेंट्स को।
अपने बच्चे की लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होने का मतलब है कि अपने बच्चे की प्रायोरिटीज को सबसे पहले रखना, हर चीज़ में बच्चे की प्रायोरिटी को पहले रखना। इसका मतलब यह है कि बहुत सारा टाइम ऐसे है कि पेरेंट्स को अपनी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कि वो अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आगे रखते हैं, अपने बच्चे को प्रायोरिटी पर रखते हैं। बहुत सारे ओकेजन्स पे इस तरह होता है कि उनको स्केड्यूल चेंज करना पड़ता है। लाइक अगर कहीं बच्चे का कोई फंक्शन आ गया स्कूल में, और फादर की भी कोई जो है वो गेट टुगेदर आ गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फादर को अकोमोडेट करना पड़ेगा, उनको अपना स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा अपने बच्चे के ओकेजन को अटेंड करने के लिए, ताकि बच्चे को ये मैसेज पहुंचे कि उसके पेरेंट्स उसके साथ इन्वॉल्व हैं। हम और बच्चे के साथ दोनों तरीकों से इन्वॉल्व होना चाहिए, फिजिकली भी और इमोशनली भी। हमें दोनों तरीकों से बच्चों के साथ जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चे को जो है वो उसकी करेक्शन ना करें या हम उसको खुद से होमवर्क करके दें। नो, ये उसके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके टीचर की ड्यूटी है, उसके पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं है। इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों के काम हम खुद करना शुरू कर दें, कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो पेरेंट्स काम करके दे दें। नहीं, ये उसके टीचर की ड्यूटी है कि उसने उससे होमवर्क करवाना है या उससे काम करवाना है, उसको पढ़ाना है। पेरेंट्स का सिर्फ ये रोल है कि उन्होंने अपने बच्चे के अंदर इन्वॉल्व इस तरह से होना है कि बच्चे की प्रायोरिटीज को प्रेफर करना है, बच्चे की नीड्स को प्रेफर करना है, अपनी 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 नीड्स अपनी प्रायोरिटीज को सेक्रीफाइस करके अकोमोडेट करके बच्चे को अकोमोडेट करना उन्होंने। सेकेंडली हमारे पास जो प्रैक्टिस आती है वो है डोंट बी टू लविंग। अब बहुत ज़्यादा लविंग होना भी बच्चे को स्पॉइल कर देता है। ठीक है, इट्स ओके कि हम कभी कभी अपने बच्चे के साथ ज़्यादा लव शो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस वे में एक बच्चे के साथ हर टाइम ही जो है वो लविंग बिहेवियर शो करते रहेंगे तो ये चीज़ उसको स्पॉइल कर देगी। और जब बच्चा स्पॉइल हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे अपने लाइफ में। इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमने कब अपने बच्चे को प्यार देना है और कब हमने उसको करेक्शन करनी है, उसको डिसिप्लिन सिखाना है। यानी हमने दोनों वेज में बच्चे को लर्न आउट करवाना है, कि जहाँ पर वो कोई अच्छा काम करेगा तो हमने उसको अप्रिशिएट करना है, उसको प्यार देना है। जहाँ पर वो कोई गलत काम करेगा, अपने डिसिप्लिन से हट के करेगा, तो यहाँ पर हमने जो है उसको बताना है कि उसको करेक्शन करनी है उसकी, कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे आपने करना है। इसलिए हमने हर टाइम उसके साथ लवी डवी बिहेवियर नहीं शो करना, कि बच्चा गलत भी कर रहा है तो हम उसके साथ प्यार शो कर रहे हैं कि बच्चा स्पॉइल हो जाए, वो फिर अपनी लाइफ में गलत ही चीजें करना शुरू कर देगा। उसको पता है कि पेरेंट्स ने तो मुझे प्यार देना ही देना, तो मैं जो मर्जी करता हूँ। और ये एक ऐसी आर्ट है, ये बैलेंस क्रिएट करना कि कब बच्चे को प्यार देना है और कब बच्चे की करेक्शन करनी है। इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, ये बहुत ज़्यादा एक मास्टरी स्किल है और ये हर पेरेंट के पास नहीं होती है ये चीज़। अब अगर हम बच्चे को जो है इस तरह बच्चे को अगर हम डील करेंगे तो हम उसको सिखाएंगे, उसको वो बच्चा ये देखेगा, उसने रियलिटी लाइफ की रियलिटी को किस तरह फेस करना है, और वो एक अच्छे तरीके से लाइफ की रियलिटी को फेस करेगा और एक इफेक्टिव मैनर में अपनी लाइफ को लेकर चलेगा। थर्ड हमारे पास जो चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस आती है वो है ऑल योर एक्शंस मैटर। यानी पेरेंट्स के हर एक्शन बच्चे के लिए मैटर कर रहा होता है, ये बात कभी मत भूलें। आपका छोटे से छोटा एक्शन जो है वो बच्चे के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी सिचुएशन में किस तरह एक्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही होती है। आपका बच्चा हर टाइम आपको आपको देख रहा है, आपके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, आपके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए आपको वाइजली एक्ट करना चाहिए हर टाइम। अगर पेरेंट्स अच्छे तरीके से एक्ट कर रहे होंगे तो बच्चा भी उनको देख के सीखेगा और वो भी उन्हीं की तरह लर्न करेगा और एक अच्छे वे में जो है वो आगे अपनी लाइफ में वाइजली एक्ट आउट करेगा। थर्ड जो है, एक्सप्लेन रूल्स एंड डिसीजंस टू योर चाइल्ड। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो गलत हो जाते हैं बच्चे की परवरिश के दौरान। वो रूल्स तो सेट कर देते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड बच्चे को रीजन नहीं बताते हैं कि क्या रीजन है, कि बच्चे ने किस तरह जो है वो क्या रीजन है कि ये रूल क्यों सेट किया गया है और बच्चे ने क्यों ये रूल को जो है वो फॉलो करना है, और डिसीजन किस तरह उसने अपनी लाइफ में लेना है। इसमें ये चाहिए, पेरेंट्स को जो चाहिए कि वो बैठें अपने बच्चे को बिठाएं और एक प्रिसाइज कन्वर्सेशन में उसको बताएं, उसको अंडरस्टैंडिंग दें कि ये उसके रूल्स हैं और ये उसने उसने फॉलो करने हैं और इस तरह उसने अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं।
एक प्रिसाइज कम्युनिकेशन के थ्रू। ये नहीं कि आप बैठे हैं और लंबी चौड़ी कहानियां सुना रहे हैं बच्चे को, ये चीज़ नहीं करनी। एक प्रिसाइज वे में कम्युनिकेशन के थ्रू आपने उसको अंडरस्टैंडिंग देनी है इस चीज़ के बारे में। फिर आता है अवॉइड हार्श डिसिप्लिन। बच्चे हैं, बच्चे बहुत दफ़ा चीज़ें गलत कर जाते हैं, बहुत चीज़ें गलत कमिट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको हिट करना शुरू कर दें। लेकिन हमारे कल्चर में ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो पेरेंट्स उसको मारना शुरू कर देते हैं। मार के जी थप्पड़ मार दिया उसको, और जो है वो बहुत ज़्यादा मार के उसको समझाया जाता है, डरा के समझाया जाता है। ये चीज़ गलत है। हमने इस चीज़ से अवॉइड करना है, हार्श डिसिप्लिन से हमने अवॉइड करना है। क्योंकि रिसर्चेस ने ये शो किया है कि जिन बच्चों को मार पड़ती है या जो बच्चे मार खाते हैं, वो आगे अपने लाइफ में ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं लोगों से फाइट करने में। वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो आगे लोगों से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइटिंग जो है वो एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, और ये फाइट का आंसर उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और ये रिसर्च प्रूफ बात है। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए, पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो एक बैलेंस्ड वे में अपने बच्चों को लेके चलें और बहुत ज़्यादा हार्श डिसिप्लिन शो ना करें। हाँ, जहाँ बच्चे ने गलत किया है वहाँ उसको, जहाँ पे ज़रूरत है मारना फिर नहीं है बच्चे को, एक हार्श वे में, यानी आप कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू समझा सकते हैं, आप पनिशमेंट के थ्रू उसको समझा सकते हैं। पनिशमेंट ये भी उसके लिए हो सकती है कि आप उसके टीवी का टाइम कम कर दें। ये उसके लिए पनिशमेंट है कि उसने ये चीज़ गलत किया, आज वो थोड़ी देर के लिए टीवी देखेगा। तो इस तरीके से भी हम समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको मार धाड़ ही करनी है बच्चे के साथ। फिर ये बच्चे बहुत ज़्यादा जो है बुली वाला एक आंसर अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, कि एग्रेसिव बिहेवियर इनके अंदर आ जाता है जब ये लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर के साथ उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हैव मील्स टुगेदर। तो अगर एक फैमिली इकट्ठी रह रही है, इकट्ठी खा पी रही है, तो उनका एक बॉन्ड बनता है, एक ग्रेट बॉन्ड होता है उनके अंदर। अब ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि सारे मील्स ही हम लोग जो है वो इकट्ठे खाएं। लाइक फादर जॉब कर रहे हैं, सुबह वो जल्दी चले जाते हैं, अगर मदर भी जॉब कर रही है तो वो जल्दी चली जाती हैं, फिर सब अपने अपने काम से अपने अपने टाइम पे आते हैं। तो कोई एक टाइम डिसाइड कर लें, प्रेफरेबली वो डिनर का टाइम हो सकता है, जिस टाइम सारी फैमिली इकट्ठी बैठे और इकट्ठे बैठ के जो है पेरेंट्स बच्चे इकट्ठे बैठ के डिनर भी करें। उस डिनर के साथ साथ बच्चों के साथ डिस्कशन की जाए कि उनकी पूरी डे टू डे एक्टिविटीज़ किस तरह की गुजरी हैं, और उन्होंने सारे दिन में क्या क्या किया, क्या नया सीखा, क्या बिहेवियर्स किए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। ये सारी चीज़ें उस मील के साथ साथ डिस्कस की जाए बच्चों के साथ। ये करने से सबसे पहले तो पेरेंट्स ये फिगर आउट कर सकेंगे कि उनका बच्चा कौन सी स्ट्रगल्स से गुजर रहा है और कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। अब जब बच्चों पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा कि वो बच्चे की प्रॉब्लम से क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, किस किस चीज़ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो उनको पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। वो इस सॉल्यूशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। और ऑपोजिट वे में अगर बच्चे ने सारा दिन में अच्छी एक्टिविटीज़ की हैं, अच्छे रिस्पॉन्ड किया, तो फिर पेरेंट्स उसको इनकरेज करेंगे, और वो इनकरेजमेंट उसके लिए मज़ीद मोटिवेशन का बायस बनेगी, और वो मोटिवेशन जो है उसको फर्दर जो है वो आगे मज़ीद गोल्स अचीव करने में हेल्प आउट करेगी। फिर हमारे पास आता है बी क्लियर। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट उनको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करें जो पेरेंट्स उनको बता रहे हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए बहुत क्लियर और बहुत प्रिसाइज वे में बच्चे के साथ बात करें। एक क्लियर वे में उसको बताएं, बेटा ये रूल है, ये आपने फॉलो करना है, इसके बिहाइंड ये रीज़न है, बस। उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारे दौर में ऐसे था तो हम ऐसे करते थे, तो ये इसलिए ऐसे है, तो ये इसलिए ऐसे है। तो वो बच्चा उसमें से एक इंफॉर्मेशन ले ही नहीं पाएगा। इसलिए एक बच्चा प्रॉपर इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर सके, इसलिए हम लोगों को एक प्रिसाइज और एक क्लियर वे में कम्युनिकेट करना चाहिए, एक सिंपल वे में उसको बताना चाहिए कि ये चीज़ें हैं। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसको रूल समझाने के लिए, अगर हम बच्चे को कोई टास्क सिखा रहे हैं, कोई बिहेवियर सिखा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हम उसको क्लियर वे में इंस्ट्रक्शंस दें। और क्लियर वे में इंस्ट्रक्शन देने का मतलब है कि हम उसको सिंपल मैनर में लेकर आ जाएं। लाइक एक छोटा बच्चा, उसको ब्रश करना सिखाना है, तो हम उसको क्लियर वे में छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाएंगे, सिंपल वे में सिखाएंगे कि बेटा पहले आपने वॉशरूम जाना है, फिर आपने ब्रश उठाना है, फिर पेस्ट लगानी है, फिर उसको ब्रश करना है। स्टेप बाय स्टेप जब बच्चा देखेगा, एक सिंपल वे में सीखेगा, तो उसके लिए फिर आसान हो जाएगा
उस चीज़ को जो है फॉलो करना। फिर हमारे पास आता है बी पेशेंट टूवर्ड्स योर चाइल्ड। बी पेशेंट का है ट्राई एज मच पेशेंट एज पॉसिबल टूवर्ड्स योर चाइल्ड ऑल द टाइम। आपको हर टाइम पेशेंस शो करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। ये नहीं कि आप टेम्पर लूज कर जाएं, बच्चे कुछ छोटी सी बात पूछे तो आप नहीं 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 भाई टेम्पर लूज करके उनको इस तरह से जवाब दें। स्पेशली स्पेशली कब पेरेंट्स टेम्पर लूज करते हैं, जब वो अपने किसी काम में बिजी होते हैं और बच्चा आके उनसे कोई चीज़ पूछ रहा होता है तो उस टाइम टेम्पर लूज कर जाते हैं, क्यों तंग कर रहे हो, हमसे ना बात करो, हम काम में बिजी हैं इस टाइम आके। इसलिए बच्चे को पेशेंस शो करवाएं, पेरेंट्स पेशेंस शो करवाएं। अपना अपने टेम्परामेंटल इश्यूज या अपने टेम्पर की वजह से बच्चे को डराएं मत। अब वो बच्चा डर जाएगा तो वो कभी भी अपने कंसर्न्स आपके साथ आकर डिस्कस नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा मैं जब भी मामा या बाबा के पास अपनी बात करने जाता हूँ तो गुस्से से मुझसे बात करते हैं, इससे बेहतर मैं उनसे ना ही बात करूँ। इसलिए पेशेंस, जब हम बच्चे के साथ पेशेंस वाला बिहेवियर रखेंगे, पेशेंस से उसकी बात सुनेंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ डेवलप होगी और वो अपने अपने कंसर्न्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करेगा और वो बताएगा। उसके बाद जो है वो अपने बच्चे को मोटिवेट करें हार्ड वर्क करने के अंदर। स्पेशली हमारे कल्चर में क्या होता है कि जब बच्चा एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब पेरेंट्स जो है वो इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं ग्रेड लिया भाई, क्यों नहीं ग्रेड लिया, क्यों फेल हो गए हो, क्यों नहीं मार्क्स लिए। ये हो जाता है कभी कभी, कुछ चीज़ें बच्चे को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है या टाइम लगता है उसके अंदर। हमें टाइम देना चाहिए, हमें बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि ठीक है हम आपको दोबारा जो है ये समझाएंगे, आप दोबारा टेस्ट में अपीयर हो और आप एक अच्छा हार्ड वर्किंग के साथ जाओगे तो आप उसको अचीव करोगे। जब बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी तो ऑब्वियसली एक जो है वो उस चीज़ को अचीव कर लेगा। इसलिए पेशेंस के साथ, अगर बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसके साथ भी पेशेंस के साथ हमें डील करना चाहिए, ना कि हार्श वे में। हम उसके साथ हार्श होंगे तो बच्चा और स्टबर्न हो जाएगा, वो नहीं परफॉर्म करेगा, मजीद उसके एकेडमिक्स जो है वो लो चले जाएंगे। इसलिए एक पेशेंस वे में हमें बच्चे को लेकर चलना चाहिए। लास्ट हमारे पास आता है रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट योर चाइल्ड, उसको रेसिप्रोकेट करें। अगर वो कोई चीज़ अच्छी परफॉर्म कर रहा है तो उसकी उसको उसको रिस्पेक्ट दें, कि उसको उसको अप्रिसिएशन दें कि हाँ बच्चा आपने अच्छा अच्छा किया। ये एक टू वे ट्रैफिक चलाएं अपने बच्चे के साथ। उसके ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ना अप्लाई करें कि नहीं बस तुम्हारे ऊपर तुमने यही करना है। इस चीज़ से जो है ना वो अवॉइड करें। अगर आपका बच्चा कोई अच्छी चीज़ परफॉर्म कर रहा है उसको रिस्पेक्ट दें, उसके साथ जो है वो उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें। अगर वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है उस चीज़ को रिस्पेक्ट आउट करें, और वो अगर अच्छे तरीके से उसमें जो है वो आगे जा रहा है तो उसको जो है वो मोटिवेट करें और मज़ीद जो है इंकरेज करें, ताकि मज़ीद आगे वो अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने डिसीजंस ले सके और उन गोल्स को अचीव कर सके। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जिस चीज़ को अब हमने कितना कुछ सीखा इस वीडियो में कि लाइक किस तरह की पेरेंटिंग है वो किस तरह बच्चों को इफेक्ट करती है। सख्त, अगर पेरेंट्स सख्त होंगे तो उनके बच्चे किस तरह होंगे, अगर पेरेंट्स बैलेंस्ड वे में चलेंगे तो वो बच्चे किस तरह के होंगे, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर लविंग हो जाएंगे तो वो बच्चे क्या बन जाएंगे, और अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होंगे अपने बच्चों के साथ, उन्हें पता ही नहीं होगा उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो बच्चे किस तरह के होंगे। सारी चीज़ें हमने सीखी, फिर हमने देखा कि हम कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जिसको यूज़ करके अपने बच्चे की लाइफ बेटर बना सकते हैं। जैसे अपने बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व होना, उसकी प्रायोरिटीज़ को प्रेफर करना, अपनी प्रायोरिटीज़ को अकोमोडेट करना, उसके साथ ज़्यादा लविंग नहीं होना, बैलेंस वे में चलना, कभी लव शो करना, कभी उसको उसकी करेक्शन करना, बच्चे के सामने ऐसे एक्शंस परफॉर्म करना जिसको देख के वो भी वाइजली एक्ट करे, ताकि क्योंकि बच्चा हमारे छोटे छोटे एक्शंस के साथ जो है वो सीख रहा होता है बहुत ज़्यादा। हमारे पेरेंट्स के एक्शंस जो हैं वो मैटर कर रहे होते हैं। लाइक अब अगर एक पेरेंट है वो ही एग्रेसिवली एक्ट करता है सारा दिन घर में, तो बच्चे ने भी तो यही सीखना है, वो भी गालम गलोच करेगा, वो भी एग्रेसिवली मार धाड़ करेगा। इसलिए अपने एक्शंस पेरेंट्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके अलावा रूल्स को एक्सप्लेन करना कि ये रूल्स हैं क्यों सेट किए गए हैं, डिसीजंस आपने किस तरह लेने हैं, किस तरह उनको लेकर चलना है। हार्श डिसिप्लिन से अवॉइड करना, बच्चों के साथ एक टाइम का खाना खाना, पता करना उस खाने के दौरान उनके साथ उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना, पता लगे बच्चे क्या चीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको उस चीज़ का सोल्यूशन देना, एक क्लियर वे में एक सिंपलेस्ट मैनर में उनको सिखाना कि उन्होंने किस तरह चलना है, एक पेशेंस वे में उनके साथ जाना।
के टेम्परामेंटल इश्यूज अपने साइड पे रख के, अपने टेम्पर को कंट्रोल करके पेशेंस के साथ बच्चे को डील करना, और अपने बच्चे के कोई किसी भी डिसीजन को, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं बच्चों के डेवलपमेंट के अंदर। और अगर हम ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों की चाइल्ड रेयरिंग यानी उसकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सकेंगे इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए। लेकिन जब हम अगर हम किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं है हमारा बच्चा किस चीज़ में इन्वॉल्व है, किस चीज़ में नहीं है, उसके साथ हम हार्श हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा फिर आगे जाके अपनी लाइफ में इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। वो इमोशनल इश्यूज भी हो सकते हैं, और वो इमोशनल इश्यूज आगे फर्दर उसको जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी भी लाइफ ईजी बना सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ ईजी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली ये वीडियो जो है ये लर्निंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या वैसे भी सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं, एज अ पेरेंट आप ये वीडियो सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने अपने बच्चों के साथ किस तरह डील करना है, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगी। तो ये थोड़ी तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी अपनी डिस्कशन से, अपने नॉलेज से आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो सीख सकें और लर्न कर सकें, कोई नई चीज़ लर्न करें आप। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा मेरी वीडियो से। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए, मज़ीद चीज़ें सीखने के लिए आप जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। उस पे और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप वो वीडियोज़ विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल का लिंक जो है वो दिया हुआ है वीडियो के एंड पे, अंडरस्टैंड साइकोलॉजी विद मी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित होंगी। मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग कुछ सीखेंगे मेरे नॉलेज से। तो शुक्रिया बहुत बहुत, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।